डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आज हम यूनिट 2 का लास्ट टॉपिक डिकेला पढ़ेंगे और आज ये हमारे ऑनलाइन लेक्चर का चौथा पार्ट है। अच्छा जी, डिकेला की तरफ आने से पहले थोड़ा सा मैं आपको रेडियो एक्टिविटी का इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी कि किस तरह इसकी डिस्कवरी हुई, क्या क्या हुआ और डीके किस किस्म की होती है। सबसे पहले इसकी रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी में हेनरी बेक्वेल का बहुत बड़ा रोल है। During his study of the phosphorescence, he found a mineral uranium would darken a photographic plate even if the plate was wrapped. तो वो फॉस्फोरेसेंस पे काम कर रहा था। फॉस्फोरेसेंस मटेरियल पे ये कौन से मटेरियल होते हैं? वो मटेरियल होते हैं जब उन पे लाइट पड़ती है तो ये इस लाइट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं और बाद में उनको एमिट करते हैं। जैसे कि आपको अक्सर घड़ियों में नज़र आता होगा, घड़ियों की डायल जो है वो अंधेरे में भी रोशन होती है, या फिर ट्रैफिक पुलिस का जो यूनिफॉर्म होता है वो शाइन करता है। चलें जी, तो उस पे जब वो काम कर रहा था उसने फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर मटेरियल को रखा और देखा कि जो फोटोग्राफिक प्लेट है उस पे कोई इफेक्ट हुआ या नहीं। तो फोटोग्राफिक प्लेट पे कोई इफेक्ट नहीं हुआ, लेकिन जब उसने एक मिनरल यूरेनियम को रखा फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर, हालांकि उसने फोटोग्राफिक प्लेट को रैप भी किया, उसके बावजूद भी फोटोग्राफिक प्लेट जो है वो डार्कन हो गई थी। He found that this mineral emitted a new kind of the radiation. X-rays needed an external stimulus. अच्छा जी, तो उसने क्या डिस्कवर किया कि एक नई तरह की रेडिएशन प्रोड्यूस हो रही है यहाँ पे, जो एक्स-रेज नहीं है, क्योंकि इनके लिए एक एक्सटर्नल स्टिमुलस चाहिए होता है। जबकि इस वजह से इन नई रेडिएशन को जो है रेडियो एक्टिविटी का नाम दिया गया। आगे फर्दर जो है किसने रोल प्ले किया इसमें? मैरी क्यूरी ने और मैरी क्यूरी ने। So they isolated two previously unknown radioactive materials, polonium and radium. उन्होंने क्या किया कि पोलोनियम और रेडियम की आइसोलेशन की। चलिए जी, रेडियोएक्टिविटी was found to be unaffected by the chemical and physical testing, showing that the radiation came from the atom itself. चलिए जी, क्या प्रूव किया गया कि जो रेडियोएक्टिविटी का फिनोमेना है ये एटम के अंदर से आता है। एटम के अंदर मतलब न्यूक्लियस से प्रोड्यूस होता है, क्योंकि जब फिजिकल टेस्टिंग की गई इनकी और केमिकल टेस्टिंग की गई तो वो बिल्कुल इस पे अनअफेक्टेड रहती थी, क्योंकि जो फिजिकल या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं किसी भी एलिमेंट की वो डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉन्स पे, यानी जो न्यूक्लियस के इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके नंबर में इंक्रीज या डिक्रीज या उनकी शेयरिंग की वजह से उनमें चेंज आता है। तो फिजिकल केमिकल प्रॉपर्टीज भी उसी तरह इफेक्ट होती हैं या वो फिनोमेना उस पर इफेक्ट करते हैं। लेकिन रेडियोएक्टिविटी एक ऐसा फिनोमेना है जो कि न्यूक्लियस की वजह से होता है, लेकिन न्यूक्लियस में चेंजेस होने की वजह से हमारे पास ये फिनोमेना रेडियोएक्टिविटी का, जिसको हम कहते हैं, ये वजूद में आता है। अच्छा जी, तो शोइंग दैट द रेडिएशन केम फ्रॉम द एटम इटसेल्फ, स्पेसिफिकली फ्रॉम द डिसइंटीग्रेशन और डिके ऑफ एन अनस्टेबल न्यूक्लियस। मैंने आपको पहले भी थोड़ा सा ब्रीफली बताया था कि न्यूक्लियस खासकर जो कि हम अभी चैप्टर भी पढ़ रहे हैं लेंथेनाइड और एक्टिनाइड का, खासकर जो एक्टिनाइड है इनमें रेडियो एक्टिव एलिमेंट मौजूद है। एटॉमिक नंबर इनका जब बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो न्यूक्लियर फोर्सेस जो कि एक न्यूक्लियस को इकट्ठा बाइंड किए रखती हैं वो फर्दर होल्ड नहीं कर सकती हैं, जिसकी वजह से न्यूक्लियर चेंजेस पैदा होती हैं और इसी बिना पे जो है रेडियो एक्टिविटी का फिनोमेना होता है। चलिए जी, तो 1898 Ernest Rutherford began studying the nature of the rays that were emitted. अच्छा, रदरफोर्ड का आपने फेमस एक्सपेरिमेंट सुना होगा गोल्ड फॉइल का, कि किस तरह उसने एक फोटोग्राफिक प्लेट के ऊपर बम्बार्डमेंट की और इसमें मुख्तलिफ रेस के बारे में, मुख्तलिफ पार्टिकल्स के बारे में जो है उसको अंदाजा हुआ। चले, तो he classified into three distinct type according to the three penetrating power. अच्छा, अब रदरफोर्ड को अपने एक्सपेरिमेंट से जिन रेज या पार्टिकल के बारे में अंदाजा हुआ उसको तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया। अल्फा डीके, ये क्या है कि ये पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, कैन बेयरली पेनिट्रेट अ पीस ऑफ द पेपर। पॉजिटिव चार्ज होता है इन पे, चूंकि पॉजिटिव चार्ज होता है, हैवी मास होता है इनका हीलियम न्यूक्लाई जितना, इस वजह से ये बहुत मुश्किल से ही, मतलब ये पेनिट्रेट नहीं कर सकती, मतलब पेपर के पेज पे भी ये पेनिट्रेट नहीं कर सकते। दूसरी तरह की जो हमारे पास रेडिएशन है बीटा डीके, नेगेटिवली चार्ज होती है ये और दे पास
थ्रू एज मच एज 3 mm और 3 मिलीमीटर ऑफ द एल्यूमिनियम। इनकी पेनिट्रेशन पावर थोड़ी सी ज़्यादा होती है क्योंकि इनका मास बहुत कम होता है जितना कि एक इलेक्ट्रॉन का होता है। तो जो मास कम होने की वजह से, स्पीड ज़्यादा होने की वजह से इनकी पेनिट्रेशन पावर जो है वो काफ़ी ज़्यादा होती है। यानी कि एक एल्यूमिनियम की अगर 3 mm की एक प्लेट हो तो ये उसमें से भी पास हो सकते हैं। थर्ड जो हमारे पास रेडिएशन की टाइप है वो है गैमा रे या गैमा रेज। ये न्यूट्रल होते हैं नेचर में, ना पॉजिटिव चार्ज होता है ना ही नेगेटिव चार्ज होता है, और दे आर एक्सट्रीमली पेनिट्रेटिंग। बहुत ज़्यादा हाई पेनिट्रेशन पावर होती है इनकी और मुख्तलिफ चीज़ों में से ये जो है वो गुजर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जाते हैं। टाइप ऑफ रेडिएशन। चले जी, तो मुख्तलिफ डिस्कवरीज की बेस पे हम जो है रेडिएशंस को 3 टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। अल्फा रेज और अल्फा पार्टिकल। ये जो है क्या है कि दे आर न्यूक्लियाई ऑफ द हीलियम एटम। अल्फा पार्टिकल को जब भी हम किसी केमिकल रिएक्शन या फिर जब हम एक रेडियो एक्टिव रिएक्शन को लिख रहे होते हैं, उस वक्त जब भी हम अल्फा पार्टिकल को मेंशन करते हैं तो उसमें हम यूजुअली इसको हीलियम न्यूक्लियाई के तौर पर जाहिर करते हैं। हीलियम का न्यूक्लियस किस तरह होता है, पहले आपको हाइड्रोजन का आना चाहिए। हाइड्रोजन में एक एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, और न्यूट्रॉन उसमें नहीं होता और एक इलेक्ट्रॉन होता है, तो उस वजह से उसका मास 1 होता है, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन ये आपको पता होगा कि हाइड्रोजन के इस तरह के 3 आइसोटोप्स होते हैं। एक में फिर एक न्यूट्रॉन होता है, एक में फिर 2 न्यूट्रॉन होते हैं। तो उसी बेस पे प्रोटियम, ड्यूटियम एंड ट्रिटियम, जिसका मास 1, 2 एंड 3 होता है रिस्पेक्टिवली। चलिए, तो हीलियम भी एटॉमिक नंबर इसका चूंकि 2 है तो इसमें 2 प्रोटॉन होते हैं। 2 प्रोटॉन होते हैं, साथ में 2 न्यूट्रॉन होते हैं और इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अच्छा जी, तो ये जो अल्फा रेज होती है ये बिल्कुल हीलियम की न्यूक्लियाई की तरह होती है। न्यूक्लियाई का जिक्र किस लिए किया है, क्योंकि हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, लेकिन इसके न्यूक्लियस यानी कि न्यूक्लियाई में सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं, क्योंकि इस पे पॉजिटिव 2 चार्ज भी होता है। अगर हम इसके 2 इलेक्ट्रॉन भी इंक्लूड कर देंगे फिर तो पॉजिटिव 2 और नेगेटिव 2 एक दूसरे को बैलेंस कर लेंगे और कोई चार्ज नहीं होगा, जैसे कि हीलियम पे कोई चार्ज नहीं होता। लेकिन अल्फा पार्टिकल पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, इन पे +2 चार्ज होता है, इस वजह से इनको कहा जाता है हीलियम न्यूक्लियाई। अच्छा जी, सेकंड टाइप जो रेडिएशन है वो है बीटा रेज। इनकी नेचर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होती है कि मास इनका बहुत ही कम होता है और इन पे यूनिट नेगेटिव चार्ज होता है। दे आर क्रिएटेड विद इन द न्यूक्लियस। एक और बात जो नोट करने के काबिल है, होते बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह है, यानी मास इनका इलेक्ट्रॉन जितना, चार्ज उनका वैसे ही होता है, लेकिन ये जो है न्यूक्लियस के अंदर प्रोड्यूस होते हैं, यानी कि न्यूक्लियस के बाहर जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे होते हैं ये वो वाले इलेक्ट्रॉन नहीं होते, बल्कि ये न्यूक्लियस के अंदर से प्रोड्यूस होते हैं। आगे थोड़ा सा हम इसको एक्सप्लेन करेंगे कि क्या होता है। थर्ड टाइप जो है वो गैमा रेज है। बहुत ही हाईली एनर्जेटिक फोटोन पैकेट ऑफ एनर्जी होते हैं, कोई पे चार्ज नहीं होता, जैसे हमने पीछे पढ़ा था। सबसे पहले हम अल्फा पार्टिकल या अल्फा डीके की तरफ आते हैं। यहाँ पे अब हम एक न्यूक्लियर रिएक्शन जो है उसकी स्टडी करेंगे। अच्छा, अल्फा डीके किस तरह होता है कि द लॉस ऑफ 2 न्यूट्रॉन एंड 2 प्रोटॉन, दैट इज द हीलियम न्यूक्लियस चेंजेस द एटम। अच्छा, अब हम पहले इस चीज को या इस स्टेटमेंट को समझने से पहले हम इस रिएक्शन को देख लेते हैं। इस रिएक्शन में हमारे पास एक साइड पे है रेडियम, जिसका एटॉमिक नंबर है 88 और इसका एटॉमिक मास है 226। और अच्छा, अब यहाँ पे एक एटॉमिक नंबर 88 है, यानी 83 से ज़्यादा है, इस वजह से यहाँ पे रेडियोएक्टिविटी का नेचुरल फिनोमेना होता है और बहुत ज़्यादा इसका जो न्यूक्लियस है अनस्टेबल होता है, क्योंकि न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्सेस इसमें वीक हो जाती हैं, जो कि इतने हाई पॉजिटिव चार्ज को होल्ड नहीं कर सकती। यहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होती है। अब कौन सी रेस प्रोड्यूस होती है, इसमें से अल्फा पार्टिकल प्रोड्यूस होते हैं। देखिए, अल्फा पार्टिकल को क्या कहा गया है कि 2 न्यूट्रॉन होते हैं और 2 प्रोटॉन होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पे जब हम ये लिखते हैं, ये लिखने का तरीका किस तरह है, एटॉमिक नंबर को नीचे और एटॉमिक मास को ऊपर लिखते हैं, ठीक है। ये आपको पता ही होगा, एटॉमिक नंबर किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है मोज़ले लॉ के अकॉर्डिंग, और एटॉमिक मास किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को। अच्छा, अब यहाँ पे आप देखेंगे कि 2 का क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है, नीचे लिखा हुआ है ना, इसका क्या मतलब है, नंबर ऑफ प्रोटॉन। अच्छा, अब आप इसको ये समझे कि 88 - 2 कितना हुआ,
86। ठीक है। अच्छा, इसका क्या मतलब है कि हमारे पास जो रेडियम में 88 प्रोटॉन है, उनमें से 2 प्रोटॉन जो है वो एमिट हो गए हैं। तो पीछे हमारे पास एटॉमिक नंबर कौन सा बच जाएगा, 86 बच जाएगा। और 86 को अगर हम पीरियोडिक टेबल में देखें तो वो है रेडॉन का एटॉमिक नंबर। ठीक है, यानी कि हमारा रेडियम जो है वो कन्वर्ट हो गया है रेडॉन में, क्योंकि इसमें से हीलियम न्यूक्लियाई यानी कि अल्फा पार्टिकल रिलीज हो गए हैं। ये तो एटॉमिक नंबर यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन की बात है। अगर आप यहाँ पे टोटल मास को देखेंगे तो ये 226 है। ठीक है, अगर हम इसमें से 4 माइनस कर लें, 4 कैसे होगा, आपको पता है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन का मास बिल्कुल सेम होता है, सिर्फ इनके चार्जेस में फर्क है। प्रोटॉन पे प्लस चार्ज होता है जबकि न्यूट्रॉन पे कोई चार्ज नहीं होता। अच्छा, तो इसमें आप देखें कि 2 प्रोटॉन तो ऑलरेडी वही वाले प्रोटॉन है जो हमने यहाँ पे रिप्रेजेंट किए हैं। ठीक है, उनका मास शामिल हो गया। मजीद ये 2 जो 4 मास आ रहा है, इसमें 2 का इजाफी मास किस की वजह से है, ये न्यूक्लियस में मौजूद न्यूट्रॉन के मास की वजह से, यानी कि पूरा का पूरा हीलियम न्यूक्लियाई यहाँ पर एमिट हो रहा है। अगर हम पूरा का पूरा हीलियम न्यूक्लियाई एज अ अल्फा पार्टिकल इसमें से निकाल दें तो पीछे क्या बच जाएगा, 2 प्रोटॉन निकल गए और 2 न्यूट्रॉन निकल गए। ठीक है, तो अब हमारे जो पूरा हमारे पास नया एलिमेंट आया है। अब देखिए, इसमें 2 प्रोटॉन कम है और 2 न्यूट्रॉन कम है। 2 न्यूट्रॉन का आपको कैसे पता चल रहा है, क्योंकि इसका मास भी कम हो रहा है, 4 यूनिट कम हो रहा है। ठीक है, 2 प्रोटॉन की वजह से और 2 न्यूट्रॉन की वजह से। सो 226 माइनस 4 इज इक्वल टू 222। अच्छा, ये जो हमारे पास जहाँ से डिसइंटीग्रेशन हुई है इसको हम कहते हैं पेरेंट न्यूक्लियस, और जो बनता है हमारे पास उसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियस। और ये जो एमिट हो रही है अल्फा डीके हम इनको कहते हैं। ठीक है, अल्फा पार्टिकल हमारे पास इस रिएक्शन में प्रोड्यूस हो रहे हैं। चले जी, सो रेडियम 226 एटम डिके इनटू अ रेडॉन 222 एटम एंड अ हीलियम न्यूक्लियस। ठीक है, हीलियम एटम नहीं, हीलियम न्यूक्लियस, क्योंकि एटम में इलेक्ट्रॉन भी शामिल होंगे और यहाँ सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रॉन और प्रोटॉन जो कि इसके न्यूक्लियस में मौजूद है उनका जिक्र हो रहा है। अच्छा, इस पूरे प्रोसेस को हम जो है ट्रांसम्यूटेशन भी कहते हैं। ट्रांसम्यूटेशन इज द चेंजिंग ऑफ वन एलिमेंट इनटू अनदर। इसमें यही काम हो रहा है कि एक न्यूक्लियर रिएक्शन की वजह से हमारे पास एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट में चेंज हो गया है। अब इस रिएक्शन को अगर हम थोड़ा सा फर्दर एक डायग्राम की शक्ल में रिप्रेजेंट करें तो रेडियम टोटल एटॉमिक नंबर 88, एटॉमिक मास 226। इसमें होते कितने हैं, इसमें 88 प्रोटॉन होते हैं और 138 जो है इसमें न्यूट्रॉन होते हैं। ठीक है, ये चेंज हो जाएगा, या पहले हम बात करते हैं कौन सी चीज इसमें से एमिट हो रही है। इसमें हीलियम न्यूक्लियाई जो है वो इससे एमिट हो रहा है, या अल्फा पार्टिकल एमिट हो रहे हैं, जिसमें के 2 प्रोटॉन होते हैं और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। अगर आप यही चीज माइनस कर लें, 88 माइनस 2 इज इक्वल टू 86। 86 हमारे पास किस चीज का मास है, वो है एलिमेंट है, कौन सा एलिमेंट है, रेडॉन है। ठीक है, 2 प्लस 2 इज इक्वल टू 4, यानी कि मास में कितनी कमी होनी है, 4 डिजिट्स की कमी होनी है। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है ये ये हमारे पास जो है वो 226 से हो जाएगा 222, क्योंकि आप देखेंगे न्यूट्रॉन में कितनी कमी हुई है, 138 से ये हो गया है 136, और ये 88 से 86 दोनों ही 2 और 2 का डिफरेंस आ रहा है। अगर इस 2 और 2 को आप काउंट करें, जमा करें, तो हमारे पास आंसर आता है 4, यानी कि मास इसका 4 डिजिट कम हो रहा है और प्लस चार्ज यानी प्रोटॉन 2 डिजिट कम हो रहे हैं। चलिए जी, सो अब अगर बिकॉज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये जो हमारे पास अल्फा पार्टिकल है या हमारे पास अल्फा डीके है, ये क्यों होती है, इट अकर्स बिकॉज द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स इज अनस्टेबल टू होल्ड वेरी लार्ज न्यूक्लियाई टुगेदर। न्यूक्लियर हमारे पास जो इस यूनिवर्स में मुख्तलिफ तरह की फोर्सेस हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स है, कोलम्बिक अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं, कुछ जो है इसमें लॉन्ग रेंज फोर्सेस होती हैं, कुछ शॉर्ट रेंज फोर्सेस होती हैं, जैसे कि ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ही लॉन्ग रेंज फोर्स है, जबकि इसके मुकाबले में कोलम्बिक फोर्सेस हैं तो वो शॉर्ट रेंजेस हैं। इस तरह एक और हमारे पास यूनिवर्स में एक फोर्स है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर फोर्सेस। ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो हैं ये हमारे एटम में जो न्यूक्लियस है उसके न्यूक्लियॉन्स को जो है यानी प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को इकट्ठे जोड़ के रखती है। क्योंकि अगर आप एक बात नोट करें, कोलम्बिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या कहती है, जब पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हो यानी अपोजिट चार्जेस हों
वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, उनमें अट्रैक्शन होंगी, वो इकट्ठे रहेंगे। लेकिन न्यूक्लियस में क्या चक्कर होता है कि न्यूक्लियस में तो होते सारे के सारे प्रोटॉन हैं। एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को तो रिपेल करना चाहिए, बिल्कुल एक कॉमन सेंस की बात है, हम यही चीज़ पढ़ते हैं कि इनको एक दूसरे को रिपेल करना चाहिए, तो होता भी यही है। यहाँ पे कोलम्बिक फोर्सेस भी होती हैं, यानी कोलम्बिक फोर्स ऑफ रिपल्जन, एक प्रोटॉन दूसरे प्रोटॉन को रिपेल कर रहा होगा, लेकिन साथ में इसमें एक इजाफी फोर्स होती है जिसको हम कहते हैं न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्सेस। ये न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्सेस जो हैं वो कोलम्बिक फोर्स को ओवरकम कर लेती है और एज अ रिजल्ट हमारे पास न्यूक्लियस में सारे अपोजिटली चार्ज न्यूट्रॉन इकट्ठे रहते हैं, सॉरी प्रोटॉन जो है वो इकट्ठे रहते हैं और न्यूक्लियस एक बाइंडेड हालत में रहता है। तो 83 से नीचे जितने भी एटॉमिक नंबर या एलिमेंट्स हैं उनमें ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो है काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती हैं जिनको होल्ड किए रखती हैं। लेकिन एटॉमिक नंबर जैसे जैसे बढ़ता है 83 84 फिर इससे आगे जाते जाएं तो ये न्यूक्लियर फोर्सेस जो है वो कोलम्बिक फोर्सेस से थोड़ा सा वीक हो जाती हैं और एज अ रिजल्ट वो पूरे न्यूक्लियस में मौजूद जितने भी पार्टिकल्स हैं उनको उस तरह होल्ड नहीं कर सकती, होल्ड कम हो जाता है और एज अ रिजल्ट ये पार्टिकल जो है वो दूसरे पार्टिकल्स में जो है कन्वर्ट होकर एमिट हो जाते हैं। अच्छा जी, तो नेक्स्ट टॉपिक उसकी तरफ आते हैं, पॉइंट की तरफ। द इलेक्ट्रिकल रिपल्जन बिटवीन द प्रोटॉन ऑफ nucleus pushes apart and can act over much large distance than the strong nuclear force। ठीक है, तो यहाँ मैंने वही बात जो मैंने आपको अभी एक्सप्लेन की है कि किस तरह न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्स जो है वो ओवरकम हो जाता है और जो प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज है एक पर भी दूसरे पर भी वो दूसरे को रिपेल कर लेते हैं और ये फोर्स हमारे पास डोमिनेंट हो जाती है। सिंस द स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स कैन ओनली एक्ट ऑन द पार्टिकल डायरेक्टली बिसाइड ईच अदर, द electrical repulsion overpower the string nuclear force and pushes the nucleons apart। ठीक है, यहाँ इन दोनों पॉइंट में वही बात एक्सप्लेन की गई है जो मैंने आपको बता दी कि प्रोटॉन और प्रोटॉन के दरमियान इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्शन होगी जबकि इसके अपोजिट न्यूक्लियस में न्यूक्लियर बाइंडिंग फोर्सेस होंगी जो इनको जोड़ने की कोशिश करेंगी जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस इनको हटाने की कोशिश करेंगी। तो जब एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है तो ये फोर्सेस अनस्टेबल हो जाती हैं और कोलम्बिक फोर्सेस जो है यहाँ थोड़ा सा डोमिनेट कर जाती हैं और न्यूक्लियस डिसइंटीग्रेट हो जाता है। दूसरी टाइप की यहाँ पे हम अब डीके पढ़ेंगे, beta decay। Beta decay occurs with the emission of an electron or beta particle। बीटा decay में क्या होता है कि यहाँ पे हमारे पास जो एमिशन होती है यानी कि जो अनस्टेबल न्यूक्लियाई होता है उसमें से कौन सी रेज एमिट होती हैं, उसमें से बीटा पार्टिकल एमिट होते हैं और इनकी नेचर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह होती है। इन पे भी नेगेटिव चार्ज होता है, जैसे इलेक्ट्रॉन का मास कम होता है उतना ही इनका मास होता है। हम एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं कार्बन, एटॉमिक नंबर 6 है इसका और एटॉमिक मास 14 है। इसका क्या मतलब है कि इसमें जो है 6 जो है इसमें प्रोटॉन है, इसमें प्रोटॉन है और 8 इसमें न्यूट्रॉन है। अब यहाँ पे एक बात नोट करें कि ये जो हम डिस्कस कर रहे हैं ये जो है आइसोटोप है कार्बन का, क्योंकि ठीक है क्योंकि जो जो इसका जो मोस्ट कॉमन आइसोटोप है वो क्या है, वो 12 वाला है जिसका एटॉमिक मास 12 होता है। तो यहाँ 14 वाला हमने लिया है, इसका हम देखते हैं। अच्छा जी, अब इसमें से आप देखें कि एटॉमिक नंबर यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 है, ठीक है, ये कन्वर्ट हो जाता है 7 में, एक प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है जबकि इसमें मास पे कोई भी इफेक्ट नहीं होता। ठीक है, क्यों नहीं होता? जैसे कि बीटा पार्टिकल या बीटा डीके में मैंने आपको बताया कि मास का कोई रोल नहीं होता यहाँ पे, इसका मास ना होने के बराबर जैसे हम इलेक्ट्रॉन का मास नहीं काउंट करते इस तरह हम बीटा पार्टिकल का मास भी नहीं काउंट करते। तो इस वजह से इन न्यूक्लियर रिएक्शन में जो मास रिएक्शन से पहले था वही रहता है, लेकिन एक बात नोट करने की है कि इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन का इजाफा हो जाता है। अगर यहाँ 6 प्रोटॉन है जो कि एटॉमिक नंबर 6 यानी कि कार्बन को शो करे तो यहाँ पे एटॉमिक नंबर 7 हो जाएगा जो कि नाइट्रोजन को शो करेगा। ठीक है, और एक हमारे पास बीटा जो पार्टिकल है वो एमिट हो जाएगा न्यूट्रिनो के साथ। ठीक है, ये थोड़ी सी ज़्यादा डिटेल में जाने वाली बात है, न्यूट्रिनो को मैं डिस्कस नहीं करूंगी। मैं सिर्फ यहाँ पे आपको, बल्कि इसमें अगर हम बात करें ये जो बीटा पार्टिकल होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, एक पॉजिटिव वाला होता है और एक नेगेटिव वाला भी होता है। मैं सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव वाले पे फोकस करूंगी कि यही ज़्यादा कॉमन है जो पॉजिटिव वाला है, मतलब अगर हम डिटेल में जाएंगे तो फिजिक्स की तरफ ज़्यादा हो जाएगा। चलें, तो सिर्फ हम नेगेटिव वाले को डिस्कस करेंगे। अच्छा जी, no nucleons are lost
and the total number of the nucleons are the same in the daughter nuclei as in the parent nucleus. ठीक है, जैसे हमारे पास अल्फा पार्टिकल में न्यूक्लियॉन्स, जिनको जो न्यूक्लियॉन्स क्या होते हैं, जो कि न्यूक्लियस के सब एटॉमिक पार्टिकल होते हैं, इनके न्यूट्रॉन और प्रोटॉन वो लॉस होते हैं, जबकि बीटा डीके में ऐसा कुछ भी नहीं होता, न्यूक्लियॉन्स जितने हैं उतने रहते हैं, लॉस नहीं होते। ठीक है, इजाफा आपको नजर आ रहा होगा, वो क्यों होता है वो भी मैं आपको बताती हूँ आगे चलकर। With the loss of an electron, the nucleus must have an extra positive charge. So, in this case, the number of proton is 7. ठीक है, which is the atomic number of nitrogen. So, हमारे पास कार्बन से नाइट्रोजन बन गया है इस एग्जाम्पल में। चले जी, so the electron emitted in the beta decay is not an orbital electron. The electron is created in the nucleus itself. ठीक है, ये वही बात है जो मैंने आपको कहा था, आगे चल के बताऊंगी कि हमारे पास जो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आपको, या मैं आपको बार बार बता रही हूँ कि बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन की तरह होता है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन नहीं होता, या ये वो इलेक्ट्रॉन नहीं होता जो कि एटम के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहा है, यानी ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन नहीं होता, बल्कि ये कहाँ प्रोड्यूस होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर ही प्रोड्यूस होता है। So one of the neutron changes to the proton, and in the process to conserve the charge throw of an electron. ठीक है, यहाँ एक बात नोट करने की है, हमारे पास जो आइसोटोप्स है, आपने पढ़ा होगा मुख्तलिफ तरह के आइसोटोप्स होते हैं। कुछ आइसोटोप वो होते हैं जिनमें के नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है ज्यादा होता है न्यूट्रॉन्स के मुकाबले में, और कुछ आइसोटोप्स वो होते हैं जिनमें नंबर ऑफ प्रोटॉन इक्वल होता है, और कुछ वो होते हैं जिसमें के नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन के मुकाबले में। सो हम यहाँ पे लास्ट वाला केस डिस्कस करेंगे कि जब नंबर ऑफ न्यूट्रॉन नंबर ऑफ प्रोटॉन से ज्यादा हो, बल्कि काफी ज्यादा हो, तो उस केस में क्या होता है कि एक न्यूट्रॉन जो है वो प्रोटॉन में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, जैसे कि कार्बन के केस में है, अगर हमारे पास ये वाला देखिए, ये एग्जांपल देखिए, 6 प्रोटॉन है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि 6 ही इसमें न्यूट्रॉन होते तो यहाँ आपको 12 नजर आता, लेकिन यहाँ 14 है, तो इसका क्या मतलब है, प्रोटॉन 6 है लेकिन इसके न्यूट्रॉन कितने हैं, न्यूट्रॉन है इसके 8, यानी प्रोटॉन से वो काफी ज्यादा है, अनस्टेबल हो गया है ये। तो इस अनस्टेबिलिटी को ओवरकम करने के लिए इसका एक न्यूट्रॉन जो है वो कन्वर्ट हो जाता है प्रोटॉन में। चले जी, प्रोटॉन में तो कन्वर्ट हो गया है, लेकिन ओवरऑल चार्ज जो है वो एटम का वो डिस्टर्ब हो गया। किस तरह डिस्टर्ब हो गया, पहले 6 प्रोटॉन यानी 6 पॉजिटिव चार्ज, और एटम में आपको 6 इलेक्ट्रॉन भी नजर आते हैं, 6 नेगेटिव चार्ज, बैलेंस हो गया। ठीक है, लेकिन अब क्या है, आपके पास 7 प्रोटॉन कितने हो गए हैं, 7 हो गए, क्योंकि एक न्यूट्रॉन भी प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, तो आपके पास प्लस चार्ज 7 हो गया है, जबकि नेगेटिव चार्ज तो 6 था। अब इन चार्जेस को बैलेंस करने के लिए जो है एक इलेक्ट्रॉन को जो है वो एमिट कर लिया जाता है या रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, ताकि चार्जेस हमारे पास बैलेंस हो जाए। सो दीज पार्टिकल आर रेफर्ड टू एज द बीटा पार्टिकल, so as not to confuse them with the orbital electron। इस वजह से आप इसको ये ना समझें कि ये जो हम इसको बीटा पार्टिकल, जिसकी नेचर बिल्कुल इलेक्ट्रॉन की तरह है, ये एटम मतलब एटम में मौजूद ऑर्बिटल से रिमूव नहीं होता है, बल्कि कहाँ से रिमूव होता है, ये न्यूक्लियस के अंदर से, कि न्यूट्रॉन जो है वो चेंज होता है प्रोटॉन में, तो पॉजिटिव चार्ज का इजाफा हो जाता है, और इस पॉजिटिव चार्ज को बैलेंस करने के लिए फिर जो है नेगेटिव चार्ज को हम रिमूव कर देते हैं। चले, अब बीटा डीके क्यों होता है, रीजन वही है जो कि अल्फा डीके में था, कि वीक फोर्सेस होती हैं यहाँ पर। इन बीटा डीके इट इज द वीक न्यूक्लियर फोर्सेस दैट प्ले द क्रूशियल रोल, बल्कि ये सभी डीकेज में यही चीज रोल प्ले करती है, गैमा डीके। अच्छा, एक चीज आपको यहाँ बताऊं कि अल्फा और जो बीटा डीके है वो कभी भी इकट्ठे नहीं होती है, साइमल्टेनियसली हो सकती है, यानी कि पहले अल्फा हुई फिर बीटा हुई, या फिर पहले बीटा हुई फिर अल्फा हुई, लेकिन एक ही रिएक्शन में आपको इकट्ठे अल्फा बीटा नजर नहीं आएंगे। अच्छा, गैमा डीके की तरफ आते हैं। गैमा रेज आर फोटॉन हैविंग वेरी हाई एनर्जीज। द डीके ऑफ nucleus by the emission of gamma rays is much like emission of the photon by the एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो जो गैमा डीके है, ये क्या है कि
बहुत ही हाई एनर्जेटिक फोटॉन्स होते हैं, बहुत ज़्यादा हाई इनकी एनर्जी होती है, क्योंकि हमें मालूम है कि बहुत ज़्यादा पेनिट्रेशन पावर इनकी बहुत ज़्यादा होती है। और ये बनते किस तरह है कि द डिके ऑफ द न्यूक्लियस by emission of the gamma rays is much like the emission of photon by excited electron। कि जब आपने इलेक्ट्रॉन्स के बारे में पढ़ा है कि जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं और दोबारा से अपनी ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी स्टेट में आते हैं, तो उस वक्त हाई एनर्जी फोटॉन्स को एमिट करते हैं। तो न्यूक्लियस से भी जो गैमा रेज प्रोड्यूस होती हैं उनका फिनोमेना भी बिल्कुल इसी तरह होता है कि न्यूक्लियस हाई एनर्जी स्टेट में चला जाता है, जब दोबारा अपनी ग्राउंड स्टेट या लो एनर्जी स्टेट में आता है तो फिर वो गैमा रेज यानी हाई एनर्जेटिक रेज को एमिट करता है। अब ये एक चीज़ नोट करने वाली है कि ये रेज ना तो पॉजिटिव चार्ज है, ना तो नेगेटिव चार्ज है, ना तो इनका कोई मास है, सिर्फ और सिर्फ एनर्जी है। द गैमा रेज come from an excited nucleus that is trying to get back to its ground state। ठीक है, स्टेबिलिटी गेन करने के लिए न्यूक्लियस गैमा रेज को प्रोड्यूस करता है। द न्यूक्लियस could be in excited state either from a collision with another particle or because it is nucleus left ओवर फ्रॉम अ प्रीवियस रेडियोएक्टिव डीके। ठीक है, अच्छा अब ये जो गैमा रेज है मुख्तलिफ रीजंस की वजह से प्रोड्यूस हो सकती हैं। एक रीज़न इनका ये है कि पार्टिकल की आपस में कोलिजन की वजह से न्यूक्लियस जो है वो हाई एनर्जी स्टेट में चला गया है, जिसकी वजह से वो दोबारा से अपनी स्टेबल एनर्जी स्टेट में आने के लिए गैमा रेज को प्रोड्यूस करता है। दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि उसमें पहले से कोई रेडिएक्टिविटी हुई हो, जैसे कि अल्फा पार्टिकल या बीटा पार्टिकल प्रोड्यूस हुए हों और वो हाई एनर्जी स्टेट में हो न्यूक्लियस अपने आप को स्टेबल करने के लिए अब फर्दर उसमें गैमा रेडिएशन होगी। अच्छा, गैमा रेडिएशन को अगर आप यहाँ नोट करें, सिंपल ये इक्वेशन इसको जाहिर करती है कि कार्बन है, एटॉमिक मास इसका 12 है। अच्छा, अब रिएक्शन होने के बाद भी सेम ही कार्बन रहेगा, सेम उसका एटॉमिक मास, सेम उसका एटॉमिक नंबर, सिर्फ और सिर्फ गैमा रेज इसमें प्रोड्यूस हो रही है हाई एनर्जी, क्योंकि ये जो हमारे पास रिएक्टेंट है कार्बन, वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी स्टेट में था उसका न्यूक्लियस। न्यूक्लियस may remain in an excited state for some time before it emits a gamma rays। The nucleus is then said to be in a metastable state एंड इज कॉल्ड एन आइसोमर। ठीक है, तो ये हाई एनर्जी स्टेट में जो है ये एक आइसोमर या मेटास्टेबल स्टेट भी इसको हम कह सकते हैं जब ये हाई एनर्जी स्टेट में होता है। द न्यूक्लियस कैन आल्सो रिटर्न टू इट्स ग्राउंड स्टेट बाय प्रोसेस कॉल्ड द इंटरनल कन्वर्जन वेयर नो गैमा रेज इज एमिटेड। यानी कि मुख्तलिफ तरीकों से वो अपनी ग्राउंड हालत में या लो एनर्जी स्टेट में वापस आ सकता है। पहला तो जो गैमा डीके का मेथड है और दूसरा ये है कि इंटरनल उसकी कन्वर्जन हो जाए। द न्यूक्लियस इंटरेक्ट विद एन इलेक्ट्रॉन एंड लूजेस इट्स एनर्जी इन दैट वे। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करेगा और एज अ रिजल्ट वो अपनी एनर्जी लॉस कर लेगा। द इलेक्ट्रॉन देन लूजेस एनर्जी एज एन एक्स-रे एंड द एक्स-रे कम फ्रॉम द एटम इलेक्ट्रॉन इंटरेक्शन व्हाइल द गैमा रे कम फ्रॉम द न्यूक्लियर प्रोसेस। तो यहाँ पे थोड़ा सा फर्क है। जो इंटरनल कन्वर्जन का बताया है, इंटरनल कन्वर्जन किस तरह होगी कि न्यूक्लियस जो है वो इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्शन में आएगा, इंटरेक्ट करेगा और अपनी एनर्जी इलेक्ट्रॉन में ट्रांसफर कर देगा और इलेक्ट्रॉन एज अ रिजल्ट उसको एज अ एक्स-रे रिलीज कर देगा। एक्स-रे का अपना एक मैकेनिज्म है कि किस तरह वो एनर्जी को रिलीज करता है। तो एक्स-रे हमेशा हमारे पास किस तरह प्रोड्यूस होते हैं, जब इलेक्ट्रॉन की इंटरेक्शन होती है, ठीक है, उसकी वजह से होते हैं, जबकि जो गैमा रेज हैं वो न्यूक्लियर प्रोसेस की वजह से प्रोड्यूस होते हैं। चलिए अब अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं, डिकेला। जी, तो डिकेला हमारे पास है, स्टेटमेंट जरा सुन लें। द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ radioactive element is directly proportional to number of atoms present at that time। ठीक है, रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, रेट को किसी भी चीज का रेट हो, चाहे रेट ऑफ रिएक्शन हो या कोई भी चीज हो, हमेशा हम उसको टाइम के साथ बाउंड कर देते हैं। रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन, ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन का क्या मतलब है, यानी कि कंसंट्रेशन है। ठीक है, पहले एक चीज की कंसंट्रेशन इतनी है, बाद में इसकी कंसंट्रेशन इतनी हो गई है, तो यहाँ पे हम इसको नंबर ऑफ पार्टिकल के सेंस में शो करेंगे कि पहले इसके नंबर ऑफ पार्टिकल इतने थे, अब इसके नंबर पार्टिकल इतने हो गए हैं, डिक्रीज हो गए हैं। ठीक है, तो हम इसको टाइम के साथ बाउंड करेंगे, तो इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे, देखिए, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ एन, यानी नंबर ऑफ पार्टिकल इन ड्यूरिंग चेंज ऑफ टाइम। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट देखिए, द रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन of radioactive element is directly proportional to number of atoms present at that time। rate of change
ठीक है, इन कंसंट्रेशन या रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ रेडियोएक्टिव एलिमेंट with respect to time is directly proportional to number of the particles या number of the atoms of that radioactive element which were present at that time, जो उस टाइम पे प्रेजेंट है उनके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। यानी कि अगर ये नंबर ऑफ एटम ज्यादा है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी ज्यादा होगा, अगर ये नंबर ऑफ एटम कम है तो रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन भी कम होता जाएगा। ये बिल्कुल ये वही लॉज है जो आप रेट ऑफ रिएक्शन में पढ़ते हैं कि अगर आपके पास नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा है या कंसंट्रेशन इनिशियल कंसंट्रेशन ज्यादा होगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी ज्यादा होगा, और इनिशियल कंसंट्रेशन जैसे जैसे कम होती जाएगी तो रेट ऑफ रिएक्शन भी डिक्रीज होता जाएगा। बिल्कुल उसी तरह का ला है, सिर्फ वहाँ कंसंट्रेशन होती है और यहाँ पे नंबर ऑफ एटम को n के तौर पर रिप्रेजेंट किया गया है। So in order to get the decay law, let us consider that n is number of the atom present at time t. After small interval of the time, let the change in time t is dt while decrease in n is dn. ठीक है, तो अगर हम इसको टाइम के साथ बाउंड करें, रेट की बात करें तो क्या होगा कि टाइम गुजरने के बाद यानी कि डी टाइम गुजरने के बाद नंबर ऑफ पार्टिकल में कितनी कमी हो गई, डी एन। डी चेंज को रिप्रेजेंट करता है, जिसको डिफरेंशियल भी कह सकते हैं या स्मॉल चेंज भी कह सकते हैं। अच्छा, this means that disintegration is a spontaneous process and result of disintegration the amount of original element is decreased। क्या मतलब है इस बात का कि जो डिसइंटीग्रेशन है एक केमिकल रिएक्शन की तरह, वो भी एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता है, यानी कि वो खुद बहुत नेचुरली होता रहता है, आप उसको नहीं कर रहे, वो खुद बहुत नेचर में होता रहेगा। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की यही डेफिनेशन है कि वो नेचर में खुद ब खुद ही होता रहता है। जब वो खुद होगा और इसकी वजह से डिसइंटीग्रेशन होगी तो एज अ रिजल्ट हमारे पास जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उसकी कंसंट्रेशन में कमी आएगी, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल जो है वो डिक्रीज होते जाएंगे टाइम के साथ। सो द चेंज इन द नंबर ऑफ एटम इज प्रोपोर्शनल टू टोटल नंबर ऑफ एटम। कितनी कमी आई है नंबर ऑफ एटम में, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि पहले स्टार्ट में हमारे पास कितने नंबर ऑफ एटम थे। ठीक है, चले जी, यहाँ पे अब हमारे पास प्रोपोर्शनैलिटी साइन है। अब इस प्रोपोर्शनैलिटी साइन को हटाएंगे तो आपको पता है एक कांस्टेंट लगाएंगे, और इस केस में हमारे पास एक कांस्टेंट क्या है, लैम्डा। लैम्डा से हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं और इसका नाम क्या है, डीके कांस्टेंट। तो ये हमारे पास आ गई है इक्वेशन नंबर 1, जो कि बताती है कि किस तरह टाइम डिपेंडेंट change in concentration या change या rate of disintegration is directly proportional to number of या फिर particle या फिर initial concentration या initial number of the particle of radioactive material। अच्छा, अब आगे चलते हैं। After some seconds equation 1 will be as, यानी कि अगर कुछ टाइम गुजर जाए हमारे पास तो हम इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज करना चाहें या हम कहें कि हमने टाइम जो है वो 1 सेकंड लिया है, ठीक है, तो अब हमारे पास क्या चेंज आएगा, ये देखिए टी को हमने रिप्लेस कर लिया है 1 के साथ। अब हमारे पास इक्वेशन किस तरह बन गई है, ये आ गया है डी एन इज इक्वल टू लेमडा एन, ये इक्वेशन आ गई है। अब इस इक्वेशन को अगर हम रीअरेंज कर लें, किस तरह रीअरेंज कर लें कि एन को इक्वेशन के इस साइड पर ले आए, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो फाइनल इक्वेशन हमारे पास कुछ इस तरह बनेगी, डी एन डिवाइडेड बाय एन, क्योंकि टी खत्म हो गया था, उसको हमने 1 सेकंड दिया था, इज इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, ये हमारे पास इक्वेशन आ गई है। तो हमारे पास दूसरी फॉर्म इक्वेशन है कि अगर 1 सेकंड में कितना चेंज हो रहा है। एक और चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये आप नोट करें, इसके साथ माइनस का साइन है। माइनस का साइन आपको खुद वैसे समझ आ गया होगा क्योंकि ये रेट ऑफ डिसइंटीग्रेशन है, यानी कि एक चीज में कमी आती जा रही है, कंसंट्रेशन इसकी कम होती जा रही है, क्वांटिटी इसकी कम हो रही है, इस वजह से हम इसके साथ माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि रेट हमेशा डिक्रीज होता रहेगा। चले आगे चलते हैं। Thus decay constant can be defined as follow as a fraction of the total radioactive element atoms which disintegrated per second। ठीक है, तो ये जो हमारे पास आई है ये वाली इक्वेशन, ये असल में आपको बताती है कि किस तरह डीके कांस्टेंट को हम डिफाइन कर सकते हैं, या ये किस चीज पर डिपेंड है कि जितनी आपके पास डिसइंटीग्रेटेड एलिमेंट है या डिसइंटीग्रेशन हो रही है, ठीक है, या डिसइंटीग्रेशन पर सेकंड, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू ओरिजिनल कंसंट्रेशन या ओरिजिनल नंबर ऑफ द रेडियो एक्टिव एलिमेंट। ठीक है, अगर हम इनकी रेशो लें कि कितना चेंज हुआ और पहले कितना था स्टार्ट में, इसको हम कहते हैं डीके कांस्टेंट। ये हमारा डीके कांस्टेंट बन गया। ठीक है, लेकिन
पाथ वही है 1 सेकेंड या एक यूनिट टाइम की हम बात करेंगे. सो डीके यूनिट इज डिफाइंड एज the quantity of the radioactive substance which undergo 3.7 into 10 to the power minus 7 disintegration per minute. ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन आ गई है कि रेट कांस्टेंट किस चीज के बराबर है कि जब हमारे पास 1 मिनट में किसी भी रिएक्टिव एलिमेंट में जो है वो इतनी डिसइंटीग्रेशन हो, तो ये जो है वो डिसइंटीग्रेशन कांस्टेंट के बराबर होगा. अच्छा जी, अब हम दोबारा से इक्वेशन नंबर 1 लेते हैं और इसको अब हम रीअरेंज करते हैं. वो सिर्फ और सिर्फ लैम्डा को डिफाइन करने के लिए हमने थोड़ा सा दूसरी तरफ चले गए थे. अब दोबारा से हम इस इक्वेशन को लेते हैं. ठीक है, ये इक्वेशन हमने ली, इक्वेशन नंबर 1. फिर से अगेन हमने इसमें रीअरेंजमेंट की. किस तरह रीअरेंजमेंट की कि डी एन को इधर ही रखा, एन को इक्वेशन के इस साइड पे ले गए क्रॉस में, और डी टी को जो है लैम्डा की साइड पे ले गए. तो ये हमारे पास क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से ये इक्वेशन आई है, इक्वेशन नंबर 2. ठीक है, एन वाला फंक्शन एक साइड पे हो गया और टाइम जो है दूसरी साइड पे चला गया, और लैम्डा तो है ही कांस्टेंट. ये कांस्टेंट यूजुअली जो है डिपेंड करता है कि आइसोटोप कौन सा है, या आइसोटोप टू आइसोटोप चेंज होता है, एलिमेंट टू एलिमेंट चेंज होता है. चले, तो इक्वेशन नंबर 2 को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं लिमिट्स के दरमियान. अब लिमिट यहाँ पे कौन सी है, लिमिट आप देख लें कि एन टू एन नॉट. अब एन नॉट क्या है, हम कह सकते हैं एन नॉट हमारी इनिशियल कंसंट्रेशन है, और एन जो है अगर मैं यहाँ पे एन टी लिखती तो ज्यादा बेहतर होता. बहरहाल आप समझ जाएं कि ये हमारे पास फाइनल जो डिसइंटीग्रेशन के बाद कंसंट्रेशन आ रही है, ये उसका नंबर आ रहा है. ठीक है, अच्छा टाइम भी हम दो लिमिट्स में करेंगे कि टाइम जब हमारे पास 0 था उसका क्या कंसंट्रेशन थी, और टाइम जब हमारे पास टी तक पहुंच गया उस वक्त. ठीक है, तो डिसइंटीग्रेशन आप ये इंटीग्रेशन जो है ये आपने पहले टर्म्स में पढ़ी हुई है होपफुली. तो होपफुली आपको इसके रूल आएंगे, आप इसको देख लें जरा. हम ऊपर ऊपर से थोड़ा सा पढ़ेंगे क्योंकि मजीद अब इंटीग्रेशन तो हम नहीं समझ सकते इस टाइम पे. चलें जी, तो अगर हम इंटीग्रेट करेंगे, इंटीग्रेशन में हम ये चूंकि यहाँ पे लिमिटेड इंटीग्रेशन ले रहे हैं तो हम एक लिमिट अप्लाई करेंगे. अच्छा जी, तो लिमिट हमारे पास क्या है कि एन नॉट जो इनिशियल है हमारे पास, और एन जो फाइनल है. ठीक है, और यहाँ जब टाइम 0 है और टाइम टी है हमारे पास. चलें जी, तो ये देखिए डिफरेंशियल इंटू एन, अगर आपको पता हो तो इसका क्या मतलब होता है. यहाँ जब कुछ नहीं होता इसका मतलब 1. तो हमारे पास ये फंक्शन किस तरह है, 1/n. 1/n को जब हम इसका इंटीग्रल लेते हैं तो आपको पता होगा कि ये इसके नेचुरल लॉग के बराबर होता है. ठीक है, तो ये देखिए अब हमारे पास नेचुरल लॉग की वैल्यू आ गई है, ln n के बराबर आ गया है. ठीक है, क्योंकि dn जो है वो n की वैल्यू देगा, और 1/n जो है आपको क्या दे रहा है, ln के बराबर आ जाएगा. ठीक है, तो ये हमारे पास देखें अब साथ में हम लिमिट भी अप्लाई कर रहे हैं, n नॉट और n इनिशियल एंड फाइनल कंसंट्रेशन. अब हम दूसरी तरफ आते हैं, हमारे पास यहाँ पर क्या है, dt है. dt का क्या मतलब है, यहाँ 1 है, कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है, 1 है. तो जब हम इसका इंटीग्रल लेंगे हमारे पास इसकी जो वैल्यू है वो क्या आएगी, टी आएगी. डी लिखा हुआ है गलती से, चलें यहाँ टी आएगा सिर्फ. ठीक है, चलें जी, तो ये अब हमारे पास चूंकि ये कांस्टेंट है लैम्डा, इसको हम इंटीग्रल के बाहर निकाल देंगे. लैम्डा कांस्टेंट है, माइनस का साइन है इसके साथ. यहाँ पे भी हम लिमिट अप्लाई कर रहे हैं, टाइम 0 एंड टाइम टी. अच्छा जी, अब हमारे पास दो लिमिट्स आ गई हैं, इधर भी दो लिमिट्स हैं, इधर भी दो लिमिट्स हैं, तो दोनों ही साइडों पे हम ये लिमिट अप्लाई करेंगे. पहली लिमिट यानी कि n की वैल्यू क्या है, ln n की वैल्यू n, फिर माइनस ln n की वैल्यू n नॉट. ठीक है, ये हम अब इस इक्वेशन को खोल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता. अभी साइड पे आते हैं, टी था हमारे पास तो टी की भी यही दोनों सेम वैल्यू लगाएंगे. एक बार ये टी आएगा माइनस, दूसरी बार ये 0 आएगा. 0 लिखने की जरूरत नहीं है तो हम डायरेक्ट ही टी लिख लेंगे. तो अब हमारे पास जो फाइनल इक्वेशन है वो किस तरह बनी है, ये साइड इक्वेशन की लेफ्ट हैंड साइड एंड इक्वेशन की राइट हैंड साइड माइनस लैम्डा टी. ठीक है, टी की वैल्यू कौन सी वाली टी, ये 0 वाली हमने लिखने की जहमत ही नहीं की. अच्छा, अब आगे चलें. अब हम इसको मज़ीद शॉर्ट करते हैं, तो मज़ीद आपको शॉर्ट करने का ये तरीका पता होगा कि ln दोनों में कॉमन है, या फिर हम इसको इस सूरत में लिख सकते हैं कि जो पॉजिटिव वाला है उसको ऊपर लेके और जो नेगेटिव वाला है उसको नीचे ले लिया जाए. तो हमारे पास ये फाइनल शक्ल किस तरह बन जाएगी, ln n ऊपर और n नॉट जो माइनस वाला है वो नीचे आ गया, और ये साइड जो है सेम ही है. चलें, अब हम क्या करते हैं कि एंटी लॉग ले लेते हैं दोनों साइड्स का. एंटी लॉग
लेने के बाद जो है हमारे पास यहाँ से ln जो है ये देखिए एंटी लॉग लिया है इस साइड पे भी और इस साइड पे भी। चलें जो इस साइड पे एंटी लॉग लिया है तो बिल्कुल हमारे पास ये लॉग यानी कि लॉग का फंक्शन है नेचुरल लॉग वो खत्म हो गई है, जबकि दूसरी साइड पे ये एक्सपोनेंट में कन्वर्ट हो गया, e की पावर माइनस लेमडा टी में कन्वर्ट हो गया है। ठीक है, चलिए अब इसको मजीद आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करें, एन को इधर रहने दें, एन नॉट को इक्वेशन की दूसरी साइड पर ले जाए तो ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन बन गई जिसको हम डीके लॉ कहते हैं या डीके इक्वेशन कहते हैं। एन एन का क्या मतलब है, फाइनल कंसंट्रेशन या जो हमारे पास डिसइंटीग्रेशन के बाद जो अमाउंट बची है उसको शो कर रहा है, एंड नॉट जो है इनिशियल कंसंट्रेशन को शो कर रहा है, लैम्डा जो है डिके कांस्टेंट है, एंड टाइम जिसमें कि डिसइंटीग्रेशन हो रही है। चलें तो ये डीके ला यहाँ पे ख़त्म होता है। अब दूसरे जो रिलेटेड इससे टॉपिक है जो कि बहुत ज़्यादा यूज़फुल है, मतलब डीके ला तो है, डीके तो एज अ ला हम इसको पढ़ रहे हैं, लेकिन इसकी एप्लीकेशन कहाँ पे हो रही है, इसकी एप्लीकेशन होती है हाफ लाइफ में, जो हमारे पास बहुत ही यूज़फुल टर्म है। व्हाट इज़ हाफ लाइफ? हाफ लाइफ refers to amount of the time it takes for half of the particular sample to react. Furthermore, it refers to the time that a particular quantity requires to reduce its initial value to the half. हाफ लाइफ सिंपली क्या क्या मतलब है इस बात का, हाफ लाइफ यानी अगर पहले वो कंप्लीट था अब वो कितना रह गया है, हाफ। ठीक है, लेकिन है कितना टाइम, वो टाइम जिसमें किसी भी चीज़ की क्वांटिटी हाफ रह जाए उसको हम क्या कहते हैं, हाफ लाइफ कहते हैं। तो मुख्तलिफ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ जो है वो मुख्तलिफ होती है। ठीक है, फॉर एग्जांपल हम कहें कि एक चीज़ है, कोई भी चीज़ है, फॉर एग्जांपल मैं कार्बन की मिसाल ले लूँगी कि कार्बन जो है उसके पहले 10 एटम है। ठीक है, तो अ, जो है एक ख़ास टाइम के बाद उसके सिर्फ 5 आइटम रह जाते हैं। ठीक है, तो आप वो टाइम जो है जितना टाइम गुज़रा, फॉर एग्ज़ाम्पल वो 2 दिन गुज़रे, 2 दिन गुज़रने के बाद उसकी क्वांटिटी 5 रह गई, तो इसको हम क्या कहेंगे, ये 2 दिन इसकी हाफ लाइफ कहलाएगी। इस तरह हर एलिमेंट की अपनी हाफ लाइफ होती है। मैंने तो ये बहुत कम 2 दिन आपको बताए, इनकी तो हज़ारों साल होती है। आगे वो हम पढ़ेंगे थोड़ा-सा हाफ लाइफ के एग्ज़ाम्पल्स में। चलिए, तो सिंपली हाफ लाइफ क्या कहलाती है, हाफ लाइफ वो टाइम है जिसमें किसी भी चीज़ की कंसंट्रेशन जो है हाफ रह जाए, इसको हम हाफ लाइफ कहते हैं। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी मजीद इसकी डेफिनेशन है। द हाफ लाइफ ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट मे डिफाइन एज टाइम रिक्वायर्ड फॉर an element during which the quantity of that radioactive element is reduced to one half। वही बात है, इसको रिपीट किया गया है कि जब किसी चीज़ की क्वांटिटी हाफ रह जाए और हाफ होने में जितना टाइम उसको लगे उसको हाफ लाइफ कहते हैं। द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द गिवन अमाउंट एन एलिमेंट टू डिके टू वन हाफ ऑफ इट इनिशियल वैल्यू, या इनिशियल वैल्यू जितनी थी उससे क्वांटिटी हाफ रह जाए, जितना टाइम रिक्वायर्ड इसको हाफ लाइफ कहते हैं। अगेन वही स्टेटमेंट है, और यहाँ पे भी थोड़ा सा अल्फाज को रद बदल करके जो है सेम बात की गई। चलें अब एक एग्जांपल यहाँ देखते हैं। हाफ लाइफ इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेडियो एक्टिव एलिमेंट। फॉर एग्जांपल द हाफ लाइफ ऑफ रेडियम इज 1620 ईयर्स। ठीक है, यानी कि रेडियम की जो इनिशियल कंसंट्रेशन है वो कितने सालों बाद हाफ रह जाएगी, ये इसकी हाफ लाइफ है। दिस मीन्स दैट 1 ग्राम ऑफ रेडियम विल रिड्यूस टू 0.5 ग्राम इन 1620 ईयर, यानी कि अगर पहले उसकी क्वांटिटी 1 ग्राम है तो 1620 साल बाद जो रेडियम की क्वांटिटी है वो 0.5 ग्राम रह जाएगी, तो ये इसकी हाफ लाइफ कहलाएगी। The half-life of some element is fraction of seconds while other is million of years। ये एलिमेंट टू एलिमेंट डिपेंड करता है। कुछ एलिमेंट्स की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है और कुछ की कम होती है, कुछ की केवल सेकंड्स होती है, खासकर जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स होते हैं, और कुछ की जो है बहुत ज़्यादा हज़ारों साल होते हैं, मिलियन ऑफ ईयर्स। अच्छा, हाफ लाइफ को थोड़ा सा मज़ीद यहाँ देखते हैं। द हाफ लाइफ ऑफ नॉन रेडियो एक्टिव आइसोटोप वेरी अबाउट 10 to power minus 22 seconds to 10 to power 28 seconds। इतने कम सेकेंड्स, यानी कुछ रेडियो एक्टिव एलिमेंट है उनकी हाफ लाइफ इतनी कम होती है कि सेकेंड्स के हिसाब से, मिली माइक्रो नैनो सेकेंड्स के हिसाब से जो है उनमें डिके हो रहा होता है, जबकि कुछ एलिमेंट्स जो है वो कहाँ होते हैं, अबाउट 10 to power minus 21 years, इतने हजारों साल इनकी हाफ लाइफ होती है। मोस्ट टेबल्स एंड चार्ट्स शो हाफ लाइफ एज
टी हाफ लाइफ। यूजुअली जहाँ जो हम हाफ लाइफ लिखते हैं उसको इस सिंबल से टी यानी कि हाफ इसके साथ लिखते हैं, तो इसका मतलब है हाफ लाइफ। चलिए, तो हाफ लाइफ एंड डीके कांस्टेंट हैव एन inverse relationship to one another. The longer the half life, the lower the decay constant, the more slowly it decays। ठीक है, यहाँ पे एक बात बताई गई है हमें क्या, कि जो हाफ लाइफ है उसका डिके कांस्टेंट जो है जिसको हम लैम्डा कहते हैं उसके साथ इनवर्स रिलेशनशिप है। जैसे कि आप इस इक्वेशन में सिंपली देख लें कि जो हाफ लाइफ है वो इनवर्सली रिलेटेड है लैम्डा के साथ या फिर डीके कांस्टेंट के साथ। जितना जो है उसकी हाफ लाइफ ज्यादा होगी, हाफ लाइफ जितनी ज्यादा होगी उतना ही डीके कांस्टेंट कम होगा, या इस चीज को आप इस तरह भी कह सकते हैं, जितना डीके कांस्टेंट ज्यादा होगा उतनी हाफ लाइफ कम होगी। तो ये हमारे पास जो है डीके लॉ की इक्वेशन को सॉल्व करके आया है। जब हम उसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं, मैं वो ग्राफ डालना यहाँ पे भूल गई हूँ। चले, अब तो मैं आधी तकरीबन सारी वीडियो रिकॉर्ड कर चुकी हूँ, इसलिए अब नहीं डाल सकती। बहरहाल ये इक्वेशन हमारे पास आती है जो कि जिससे हम हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही अच्छी इक्वेशन है ये, जिसे आप डायरेक्ट हाफ लाइफ मालूम कर सकते हैं। चलिए तो ये लॉग नेचुरल लॉग ऑफ 2, नेचुरल लॉग ln 2, जब हम इसको सॉल्व करते हैं, 2 का अगर आप नेचुरल लॉग लें, सॉल्व करें इसको, तो वैल्यू आपके पास आएगी 0.693। तो ये हमारे पास इक्वेशन है सिंपली। ठीक है, कि हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय लेमडा। ठीक है, तो किसी भी न्यूमेरिकल में अगर आ जाए कि आप हाफ लाइफ मालूम करें, तो आप इस इक्वेशन को इस्तेमाल कर सकते हैं कि टी हाफ लाइफ इज इक्वल टू 0.693। ये वैल्यू सिंपल आप इसको याद कर सकते हैं। और लेमडा की वैल्यू आपको मालूम, यानी या तो इस न्यूमेरिकल में ऑलरेडी दिया हुआ होगा कि डीके कांस्टेंट इसका इतना है, या आपको डीके कांस्टेंट मालूम करने का कहा होगा और हाफ लाइफ बताई होगी, डिपेंड करता है न्यूमेरिकल पे। ये एक मेथड है इस तरह के हाफ लाइफ को सॉल्व करने का। अच्छा, यहाँ पे हम दूसरा मेथड जो है डिस्कस करते हैं, या दूसरा किस तरीके से आप मालूम कर सकते हैं हाफ लाइफ। ये भी एक इक्वेशन है जो कि सिर्फ सिंपली डीके लॉ की रीअरेंजमेंट से हमारे पास आई है। तो इट्स अप टू यू, आप इसको किस तरह सॉल्व करते हैं। सो कैलकुलेशन ऑफ हाफ लाइफ, यू नो दैट द डीके लॉ कैन बी रिटन एज, ये हमारे पास डीके लॉ था जो कि पिछले उसमें आया था हमारे पास। वी नोट दैट लैम्डा इज इक्वल टू 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ। अब ये कहाँ से आई है, ये पिछली स्लाइड पे जाएं, ये वाली वैल्यू है। अगर लेमडा को इधर ले जाएं और टी हाफ लाइफ को इधर ले आए, तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी। ठीक है, सिंपली। अच्छा, अब इसमें आपने क्या करना है, जो हमारे पास डिकेला था उसमें लेमडा की ये वाली वैल्यू को हम पुट कर, ठीक है। ये काम हम किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमें न्यूमेरिकल में या फिर हमें डीके कांस्टेंट का नहीं पता, सिंपली हमें डीके कांस्टेंट का नहीं पता, तो फिर हम ये दूसरा मेथड फॉलो करेंगे हाफ लाइफ मालूम करने के लिए। ठीक है, चलिए, तो लेमडा की वैल्यू हमने पुट कर ली, ये देखिए हमारे पास आ गए, ये है ए की पावर, ये देखिए 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ, और ये टी इसका अपना ये वाला टी है। ठीक है, अच्छा, अब आगे इसको देखें। हमने अब लेना है टेकिंग द लॉग ऑफ दिस इक्वेशन, वी गेट ln, इस साइड पे भी आ गया है, इस साइड पे भी आ गया है, दोनों साइड पे हमने इसका नेचुरल लॉग ले लिया है। ये देखिए ln n, एंड अब इसको अगर हम खोलेंगे इक्वेशन को, तो हमारे पास ये एक्स, तो ये देखिए जब हम मल्टीप्लाई में हो दो चीजें, जब उनका आप लॉग लेते हैं तो आपको पता होगा कि बीच में फिर प्लस का साइन आ जाएगा। देखिए, तो नेचुरल लॉग ऑफ एन नॉट, यानी कि जो इसकी इनिशियल कंसंट्रेशन है, एंड नेचुरल लॉग ऑफ ये पूरा जो आपके पास एक्सपोनेंट आ रहा है ई की पावर ये। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ln एन नॉट, अब इसको हम सॉल्व कर रहे हैं। ये जब आप एक्सपोनेंशियल आपके पास एक्सपोनेंट की फॉर्म में हो, तो उसको आप नेचुरल लॉग या लॉग आप कैसे सॉल्व करते हैं, सिंपली जो आपके पास ये पावर होती है वो कांस्टेंट में कन्वर्ट हो जाती है। ये देखिए कांस्टेंट बन गया है, जितनी भी आपके पास पावर है 0.693 टी डिवाइडेड बाय टी हाफ। ठीक है, ये आपका कांस्टेंट बन गया है, और ln आप लगा रहे हैं अब e के साथ। ठीक है, यानी कि नेचुरल लॉग आप ले रहे हैं e का, नेचुरल लॉग ऑफ e जो है वो 1 के बराबर होगा, तो ये तो बिल्कुल यहाँ से कैंसिल हो गया, खत्म हो गया। अब हमारे पास पीछे जो इक्वेशन रिड्यूस हुई है वो सिंपल रह गई है, ln n इज इक्वल टू ln n नॉट माइनस 0.693 टाइम t डिवाइडेड बाय t हाफ लाइफ। ठीक है, अच्छा, आगे अब इसको सॉल्व करते हैं।
हमारे पास वहाँ नेचुरल लॉग थी ln, यहाँ पे हम सिंपली क्या करते हैं कि इसको लॉग में कन्वर्ट कर सकते हैं, या सिंपली आप इस इक्वेशन को यहाँ पे भी ख़त्म कर सकते हैं। आपके पास अगर वैल्यू है जो कि डीके के बाद है कंसंट्रेशन और डीके से पहले जो इसकी कंसंट्रेशन है, ठीक है, और आपके पास टाइम मौजूद है, हाफ लाइफ आप मालूम कर सकते हैं, टी को उधर ले जाएं सिंपली, तो आपके पास जो है ये हाफ लाइफ आ जाएगी, ठीक है। दूसरा मेथड है, या फिर आप मजीद इसमें सिंपली ये किया गया है कि एलन को हटा के जो है रिप्लेस करके लॉग लगाया गया है, लॉग से इसको रिप्लेस किया गया है। फिर लॉग जब भी आप डालते हैं तो 2.303 ज़रूर इसके साथ लगाते हैं कि जब नेचुरल लॉग को हम लॉग के साथ रिप्लेस करते हैं तो ये वैल्यू इस साइड पे भी हमने डाली है और इस साइड पे भी हमने डाली है। फिर हमने इन दोनों फंक्शंस को ख़त्म कर दिया, तो हमारे पास फाइनल इक्वेशन क्या बच गई है, log n इज इक्वल टू log n नॉट 0.693 t डिवाइडेड बाई t नॉट। तो ये वही बिल्कुल सेम इक्वेशन है, वहाँ नेचुरल लॉग था, यहाँ चलिए जी। तो ये डीके लॉ और हाफ लाइफ ख़त्म होती है। आगे जो है कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन है, ये आप खुद भी पढ़ सकते हैं कि कहाँ कहाँ इनका यूज़ है। डीके सीरीज क्या होती है, इट इज़ ऑफन case that one radioactive substance decay into another radioactive substance and so on. These successive decay are called the decay series. Because of such decay series, certain radioactive elements are found in nature that otherwise would not be. अच्छा, होता क्या है कि इसमें हमारे पास जो रेडियोएक्टिव एलिमेंट है जिनका एटॉमिक नंबर 83 से हायर होता है या 90 से इवन हायर होता है, सो वो उनमें नेचुरली रेडियोएक्टिविटी का फिनोमेना होता है, वो स्टॉप नहीं होता, एक से वो दूसरे में, फिर दूसरे से तीसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। अच्छी मेरे पास पिक्चर थी तो मैं वो उसको स्लाइड पे डालना भूल गई, थोड़ा सा जल्दी मैंने शुरू कर लिया, चले कोई बात नहीं। अच्छा जी, तो ये हमारे पास इस तरह एक एलिमेंट के बाद दूसरा बनता जाता है और इस तरह एक पूरी सीरीज बन जाती है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वजह से, इस सीरीज की वजह से या इस रेडियोएक्टिविटी की वजह से हमारे पास कुछ ऐसे एलिमेंट भी आ जाते हैं जो कि वैसे नेचर में एग्जिस्ट या नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करते, बल्कि वो किस वजह से बन जाते हैं, इस रेडियोएक्टिविटी की फिनोमिना की वजह से, ठीक है। चलें, तो जैसे कि हमारे पास हायर एटॉमिक नंबर है या हायर एलिमेंट थे जिनको पीरियोडिक टेबल में उनके लिए खाली जगह छोड़ दी गई थी, उनको वो वक्त के बाद मतलब वक्त के साथ साथ डिस्कवर होते रहे, तो उनमें से बहुत सारे इसी तरह मैन मेड इसी तरीके से बने हैं। अच्छा, रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या होती है, ये तो रेडियो एक्टिव जो हाफ लाइफ है या इसका क्या एडवांटेज है, इससे हम रेडियो एक्टिव डेटिंग करते हैं। रेडियो एक्टिव डेटिंग क्या है कि द एज ऑफ एनी वंस लिविंग सब्सटेंस या ऑब्जेक्ट कैन बी डिटरमाइंड यूजिंग नेचुरल रेडियोएक्टिविटी ऑफ द कार्बन 14, ठीक है। हर चीज़ में ही तकरीबन, हर नेचुरल चीज़ में ही तकरीबन कार्बन मौजूद होता है और कार्बन का आइसोटोप कार्बन 14 भी होगा, कार्बन 12 भी होगा, कार्बन 13 भी होगा। तो इसकी रेशो को देखा जाता है क्योंकि हमें पता है कार्बन 14 की हाफ लाइफ क्या है, कि इतने साल गुजरने के बाद उसकी कितनी कंसंट्रेशन रह जानी चाहिए या रह जाती होगी, तो हम उससे अंदाजा लगाते हैं कि इस चीज़ की एज कितनी है। ऑल लिविंग प्लांट्स एंड एनिमल्स एब्जॉर्ब कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द एयर एंड यूज इट टू synthesize organic molecules. Most of these atoms are carbon 12, but small amount are carbon 14. The amount of the carbon 14 in the atmosphere has remained fairly constant over thousands of the years, even though the carbon 14 has half life of 5730 years. It has stayed constant because neutrons in the cosmic radiation collide with the particles in the एटमॉस्फेयर। चले, तो हम इस रेडियोएक्टिव डेटिंग के ज़रिए जो है अंदाज़ा लगाते हैं कि किसी चीज़ की एज कितनी है, क्योंकि उसमें कार्बन ज़रूर मौजूद होगा। अगर वो लिविंग है तो ज़ाहिर बात है कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब क्या करता है कि कार्बन जो प्लांट्स वगैरह हैं खासकर ना, तो वो तो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब करते हैं और लिविंग ऑर्गेनिक ऑर्गेनिजम्स या मॉलिक्यूल्स को सिंथेसाइज करते हैं। इस वजह से उनमें कार्बन 12 तो मौजूद होगा, साथ साथ कार्बन 14 भी मौजूद होगा जिसकी हाफ लाइफ इतनी है, तो हम उससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसकी एज कितनी होगी। रेडियो एक्टिव डेटिंग फर्दर देखें, एज लॉन्ग एज द प्लांट इज alive, it continuously absorbs carbon dioxide from the air to build new tissues and replace old. The animals continuously eat plant matter, so they receive a fresh supply of carbon from their
tissue. Once the organism dies, there is no longer a fresh supply of carbon-14 and the amount of carbon-14 begins to decline due to the radioactive decay. ठीक है, कि जब तक वो लिविंग थे तो जाहिर बात है उनमें कार्बन का एक्सचेंज होता रहा, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड उनकी बॉडी में आता है और या जाता है और साथ साथ वो न्यू टिश्यू बनाते हैं कार्बन ही की सूरत में। तो कार्बन 12 कार्बन 14 दोनों मौजूद होते हैं। जब तक वो लिविंग है तो ये सिलसिला चलता रहेगा, उनके डाई होने के बाद, मरने के बाद ये सिलसिला रुक जाएगा। लेकिन कार्बन 14 की रेडियोएक्टिव डेटिंग से हम उसकी एज का अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि वो वक्त के साथ साथ डिक्लाइन होती रहेगी। अच्छा, इट इज रेशियो ऑफ द कार्बन 12 टू कार्बन 14 एटम दैट डिटरमिन द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट। किस तरह के कार्बन 12 के कितनी रेशियो है या कितनी कंसंट्रेशन है और कार्बन 14 की कितनी है, तो इससे हम उसकी एज का अंदाजा लगाते हैं। ऑब्जेक्ट ओल्डर देन 60,000 years are difficult to determine due to small amount of the carbon 14 present। ठीक है, अगर मतलब वो इतने पुराने हैं उस वक्त, फिर आप उसका एज का अंदाजा इतना सही नहीं लगा सकते, क्योंकि उसमें कार्बन 14 की कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। तो आप इन दोनों की रेशो मालूम नहीं कर सकते। अच्छा, अब है जियोलॉजिकल डेटिंग। रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स विद लॉन्गर हाफ लाइफ कैन बी यूज टू डिटरमाइन द एज ऑफ द ओल्डर मटेरियल। यानी कि जैसे कि कार्बन 14 वाले की बात की है कि 60,000 ईयर्स के से भी अगर वो पुराना हो तो uranium 238 is used to determine the age of the rocks due to its half life of 4.5 10 to the power 9 years। यूरेनियम की हाफ लाइफ बहुत ज़्यादा है, तो अगर किसी रॉक की एज का अंदाज़ा लगाना हो तो हम यूरेनियम से लगाते हैं। when molten material cold and solidified into rock cold and solidified into rock, it cools at different temperature depending on the substance, therefore different substances separate from one another। ठीक है, जैसे कि जब भी ये molten rocks बनती है, किस तरह बनती है कि ये लावा था या किसी भी फॉर्म में था, जब ये सॉलिडिफाई होता रहा, ठंडा होता रहा आहिस्ता आहिस्ता, तो डिफरेंट इनकी लेयर्स बनती रही और जो है इस वजह से डिफरेंट सब्सटेंसेस सेपरेट फ्रॉम वन अनदर। ठीक है, तो इससे आप सब्सटेंसेस को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एक लेयर में एक, दूसरे में दूसरा, या फिर लेयर्स को आप सेपरेट कर सकते हैं। अच्छा, और इनकी एज में भी जाहिर बात है फर्क होगा। अच्छा, यूरेनियम 238 एंड इट्स daughter nuclei become isolated in one part of the rock samples। ठीक है, यूरेनियम 238 जिसका एटॉमिक नंबर है और इसके साथ जो इसके डॉटर न्यूक्लियाई है, यानी कि जो इसकी डिसइंटीग्रेशन से बनते हैं, उनको आइसोलेट किया जा सकता है रॉक सैंपल से। साइंटिस्ट कैन टेल फ्रॉम द नंबर ऑफ द ईच टाइप ऑफ द एटम हाउ लॉन्ग दैट पर्टिकुलर रॉक हैज बीन फॉर्म्ड। कि आपको सिंपली वो यूरेनियम की डेटिंग से बता सकते हैं कि रॉक की एज कितनी है, यूरेनियम जो है उसमें कितना है, या उसकी डिसइंटीग्रेशन से जो डॉटर न्यूक्लियाई बने हैं उनकी क्या है। Using these dating techniques, scientists have come up with geological timeline। तो साइंटिस्ट जो है या जियोलॉजिस्ट जो है वो इससे एक टाइमलाइन का अंदाजा लगा सकते हैं, या दौर का, कि कौन से उसमें कौन सा दौर गुजरा है और कौन से दौर में कौन सी चट्टानें या कौन से पहाड़ या कौन सी रॉक्स बनी है। चलिए जी, थैंक यू सो मच।